Hello students, so we have already completed the first unit which is from Anglo-Saxon period to the Elizabethan age. Now we are going to start with the second unit which is from Jacobean age to the Restoration age. So अब देख लेते हैं सबसे पहले कि सेकेंड यूनिट में हमारी कौन कौन सी एजेस कवर होती हैं. So we see that these are the ages, that is Jacobean age which is from 1603 to 1625. Then comes Caroline age which is from 1625 to 1649. Next comes Commonwealth period या इसे दूसरा नाम प्यूरिटन इंटररेग्नम या फिर एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है 1649 to 1660. एंड लास्टली द रेस्टोरेशन पीरियड विच इज़ फ्रॉम 1660 to 1700. ये सारी एजेस हमारी सेकेंड यूनिट में हैं. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द की पॉइंट्स ऑफ फ्रॉम जैकोबियन एज टू कॉमनवेल्थ पीरियड. और उसके बाद एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी जो कि पार्ट सेकंड होगा यूनिट 2 का, जिसमें हम कवर करेंगे रेस्टोरेशन पीरियड. सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट जैकोबियन एज. सो जैकोबियन एज इज़ फ्रॉम 1603 टू 1625. इससे पहले हमने क्या किया था, एलिजाबेथियन एज. तो 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद हु बिकम्स द किंग? James VI of Scotland became the king of England and Ireland as James I. जो क्वीन एलिजाबेथ थी, शी वॉज अ वर्जिन क्वीन. उनका कोई बेबी नहीं था, उन्होंने शादी नहीं की थी. तो उनकी जो एक कज़न थी मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, उनका जो बेटा था जेम्स VI जो कि स्कॉटलैंड का राजा था, और वो ही जेम्स VI ऑफ स्कॉटलैंड का राजा था. लेकिन उसी को इंग्लैंड का और आयरलैंड के जब वो राजा बने, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के बाद जेम्स VI ऑफ स्कॉटलैंड राजा बनते हैं, तो उन्हीं का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेम्स फर्स्ट. ठीक है, तो जेम्स VI और जेम्स फर्स्ट एक ही पर्सन है. और जेम्स इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड और आयरलैंड के राजा बनने के बाद उनको जेम्स फर्स्ट कहा गया, यहाँ का राजा. ठीक, और यहाँ से हम एक अलग डायनेस्टी की शुरुआत कर देखते हैं जो उसे कहेंगे स्टुअर्ट डायनेस्टी. क्योंकि ये क्वीन एलिजाबेथ के तो बेटे नहीं थे. अगर क्वीन एलिजाबेथ के होते, उन्होंने शादी की होती, उनके बच्चे होते, तो ये ट्यूडर डायनेस्टी के होते. हमने पढ़ा था हेनरी 7 से ट्यूडर डायनेस्टी शुरू हुई थी. बट ही वॉज द सन ऑफ मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स जो कि एक अलग डायनेस्टी से थी. तो कौन सी डायनेस्टी से शुरू हो जाता है यहाँ पे? स्टुअर्ट डायनेस्टी की शुरुआत होती है जेम्स फर्स्ट से. सो इन्हीं के नाम पे ये जैकोबियन एज कहलाती है. Talking about the literary features of this age, we can see that the tradition of Elizabethan art and literature continued. जो भी चीज़ें एलिजाबेथियन पीरियड में थी वही चीज़ें कंटिन्यू रही जैकोबियन एज में भी, जेम्स फर्स्ट के आने के बाद भी, क्योंकि उनको भी आर्ट और लिटरेचर में इंटरेस्ट था. और वो जो भी चीज़ें पहले से चली आ रही थी वो कंटिन्यू रही. फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर हम देखते हैं कि एलिजाबेथियन एज के लाइक द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट, तो उनके भी जो मेजर ट्रेजेडीज़ हैं, उनकी ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, वो इसी पीरियड में लिखी गई हैं, जैकोबियन पीरियड में. और बाद के जो उनके प्लेज हैं वो भी जैकोबियन पीरियड में ही आए हैं. और इस टाइम के और कौन से ड्रामेटिस्ट थे जिनको हमने पिछले स्लाइड में देखा था वीडियो में, पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट जिन्हें कहा जाता है शेक्सपियर के बाद के, तो वो भी इस पीरियड के बेन जॉनसन, ब्यूमेंटन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, इस तरह से और भी प्ले राइट्स इस टाइम पे या ड्रामेटिस्ट थे. प्रोज में हमने देखा फ्रांसिस बेकन. फ्रांसिस बेकन का नाम एलिजाबेथियन एज में भी आ गया है, क्योंकि हमने देखा था वहाँ पे कि इनका फर्स्ट एडिशन ऑफ एसेज आ गए थे. लेकिन ज़्यादा जो इनके वर्क्स आए हैं वो फिर किस में आए हैं, जैकोबियन एज में, इस टाइम पर. और इसी कई सारी बुक्स में आप देखेंगे जो जैकोबियन और कैरोलाइन एज है, इनको एलिजाबेथियन के साथ ही मेंशन कर दिया जाता है. ठीक, सो क्योंकि जो राइटर्स हैं वो सेम ही राइटर्स हैं जो जैकोबियन और कैरोलाइन पीरियड में भी लिख रहे थे. जहाँ कुछ अलग से चेंज आएगा वो हम इस की पॉइंट्स में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. सो फ्रांसिस बेकन जो थे वो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे भी थे, उन्होंने उनका फर्स्ट एडिशन आ चुका था और इस पीरियड के मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स में से हैं. एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज. बेकन को वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर फर्स्ट सेमिस्टर ऑल्सो. फर्स्ट सेमिस्टर में जब हमने प्रोज किया था तो फादर ऑफ इंग्लिश एसेज क्यों कहा जाता है ये हमने डिस्कस किया था.
तो आप उनको भी रिवाइज कर सकते हैं. Then one of the major like event or the thing which took place in this period is that the authorized version of Bible came in 1611, जिसका दूसरा नाम द किंग जेम्स वर्जन भी है. जो किंग जेम्स थे, जो कि जेम्स फर्स्ट बने, इन्होंने क्या किया था, कुछ स्कॉलर्स को इकट्ठा किया था और कहा था कि ये जो एक प्रॉपर ट्रांसलेशन इंग्लिश के कई जो बाइबल है, जो बाइबल होती है उसके कई सारे ट्रांसलेशन थे, तो एक प्रॉपर ट्रांसलेशन होना चाहिए. उसके लिए एक पूरी स्कॉलर्स, जो इसमें 47 स्कॉलर्स को एक काम दिया गया था, दे वर अपॉइंटेड एंड इट टुक like it began in 1607 and this work was completed in 1611. 1607 से 1611 में जाके वो कंप्लीट हुआ, 7 से 11 के बीच में. तो ये हो गया हमारे लगभग 4 साल के पीरियड में ये ट्रांसलेशन का काम पूरा किया गया और इसको एक ऑथराइज्ड वर्जन माना गया जिसका नाम द किंग जेम्स वर्जन भी कहा जाता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट हम देख सकते हैं काम हुआ कि बाइबल का एक प्रॉपर ऑथराइज्ड वर्जन आया. पोइट्री में क्या था, इट वॉज इन पोइट्री इट वॉज अ पीरियड ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री. अब ये मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ टर्म coined by Dr. Samuel Johnson to describe a group of English poets of the 17th century, which included John Donne, Andrew Marvell, George Herbert, Richard Crashaw, Henry Vaughan, Robert Herrick and Thomas Carlyle. So ये एक कुछ पोएट्स थे जिनको नाम दिया गया मेटाफिजिकल पोएट्स. और किसने नाम दिया? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, जो कि इनके बाद अभी आगे हम पढ़ेंगे. इस एज के नहीं थे ये, बाद में आएंगे. इन्होंने इनको ये नाम दिया. ये जब ये पोएट्स थे तब इनका कोई ऐसा नाम नहीं था. ये सारे पोएट्स जो थे ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, बट इन सब की पोइट्री में कुछ कॉमन फीचर्स थे जिनकी वजह से डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इनको ये नाम दिया, मेटाफिजिकल पोएट्स. ठीक. और ये चीज़ ध्यान रखिए, अब जब हम 1603 से पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि अब कौन सी सेंचुरी स्टार्ट हो गई है? 17th सेंचुरी. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू अबाउट द सेंचुरी कि जब सेंचुरी की बात होती है तो आगे वाला नंबर बोला जाता है. तो 1603 से जैकोबियन एज शुरू हो रही है, तो ये किस में आ गया? 17th सेंचुरी. और ये पोएट्स केवल जैकोबियन पीरियड में नहीं, हम आगे देखेंगे कि देवर इन कैरोलाइन एज एज वेल, और उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड के टाइम पे भी ये पोएट्स हैं. ठीक. सो ये सभी पोएट्स एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट इनकी जो पोएट्री थी उसके कुछ कॉमन फीचर्स थे जिनकी वजह से इनको मेटाफिजिकल पोएट्स का नाम दिया गया. और इनकी क्या कॉमन फीचर्स थे? नंबर 1 तो आ जाता है यूज़ ऑफ कंसीट्स. नाउ व्हाट इज़ कंसीट? कंसीट इज़ वी कैन से लाइक कंपैरिजन बिटवीन टू इन डिफरेंट थिंग्स. दो अनकॉमन या जो एक दूसरे से जिनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, उन चीज़ों को कंपेयर करना कंसीट होता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप पोइट्री में देखते हैं कि मेटाफर्स का इस्तेमाल होता है. मेटाफर्स क्या होते हैं? अलंकार ही है. ये भी कंसीट भी एक तरीके से अलंकार है, लेकिन इस मेटाफर्स में जब कंपेयर करते हैं तो हम कॉमन चीज़ देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि किसी की खूबसूरती को हम रोज़ से कंपेयर कर दें, मान लीजिए, या सिमिलीज का यूज़ करते हुए हम रोज़ से कंपेयर कर रहे हैं, तो रोज़ एक खूबसूरत चीज़ होती है, और आप किसी इंसान को की ब्यूटी को या किसी भी चीज़ की ब्यूटी को रोज़ से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों चीज़ों में कॉमन चीज़ क्या है? ब्यूटी. लेकिन आप पोइट्री में ऐसी चीज़ों को कंपेयर करते हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, जो बिल्कुल ही डिफरेंट है एक दूसरे से, तो वो हो जाता है कंसीट्स. ठीक. फॉर एग्जाम्पल जॉन डन ने अपनी पोएम में लवर्स को कंपेयर किया है पॉइंट्स ऑफ कंपस. ठीक है, जो कंपस होता है उसके पॉइंट्स से कंपेयर किया है कि जो दो लवर होते हैं जो लवर्स होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? कंपस के दो पॉइंट्स की तरह होते हैं. ठीक. तो देखिए, कंपस एंड लव के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लवर्स के बीच में कोई कॉमन चीज़ नहीं है, और एकदम डिफरेंट चीज़ से कंपेयर किया गया है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? कंसीट्स. सो वन ऑफ द कॉमन फीचर्स इन द पोइट्री ऑफ दीज पोएट्स वर यूज़ ऑफ कंसीट्स, की कंसीट्स का इस्तेमाल किया जाता है. दूसरी जो पॉइंट था वो था अनक्लैरिटी. जो ये पोएम्स थी, मेटाफिजिकल पोएम्स जो थी, पोएट्स की जो पोएट्री थी, दैट वाज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड.
ठीक है, इनको समझने के लिए काफ़ी आपका हाई इंटेलेक्ट और नॉलेज होनी चाहिए और पूरा अटेंशन चाहिए फ्रॉम रीडर। जब रीडर उसको पूरे अटेंशन से पढ़ता है, नॉलेज होगी उसका, तभी वो उस पोएम्स को समझ पाता था। तो बहुत इजी पोएम्स नहीं होती थी, तो ये भी एक कॉमन फीचर था। देन ओरिजिनलिटी, एक बहुत खास बात थी कि दैट दीज पोएट्स दे डिड नॉट कॉपी एनीवन, दे wrote poems with their original ideas and thoughts। जो ये पोएट्स थे, इन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया या ये जो ट्रेडिशनल चला रहा था वो भी नहीं, और कुछ इनका एक नयापन था इनकी पोएट्री में, और काफ़ी ओरिजिनल इनकी पोएम्स थी। देन थीम्स की अगर बात करें तो जनरली मोस्टली इनकी लव पोएम्स तो हैं, लेकिन लव में भी ये लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल वाले सेंस में जो लव है, ये मानते हैं लव एज द यूनियन ऑफ सोल, इस पे फोकस करते थे। सो बिकॉज ऑफ दीज कॉमन फीचर्स, और भी फीचर्स हैं कि इनकी एक ड्रामेटिक जो पोइट्री है वो काफ़ी ड्रामेटिक भी है कहीं कहीं पे। तो ये सारे फीचर्स की वजह से इन जो सर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे, इन्होंने देखा कि ये सारे पोएट्स जो हैं, इस 17th सेंचुरी के कुछ पोएट्स, इनकी पोइट्री में कॉमन ये फीचर्स दिख रहे हैं, तो इन्होंने इन्हें क्या नाम दिया, मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स आप जरूर प्रिपेयर कर ले, इट कैन कम इन योर शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल, शॉर्ट क्वेश्चंस में ही पूछा जा सकता है। सो दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ जैकोबियन एज। ठीक है, जो हमारी सबसे पहली एज है जैकोबियन एज, कि किंग जेम्स फर्स्ट, जो कि जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड थे, ही बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड। क्वीन एलिजाबेथ के बाद ये राजा बनते हैं। मेजरली जो भी चीज़ें क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे थी वो ही कंटिन्यू रहेंगी। नई चीज़ में हमने एक तो देखा कि बाइबल का वर्जन आ गया, ऑथराइज वर्जन, और यहाँ पे आप मेटाफिजिकल पोइट्री को भी देख सकते हैं। ये अब मैंने पहले ही बता दिया, ये आपकी मेटाफिजिकल पोइट्री कैरोलाइन एज और कॉमनवेल्थ एज में भी कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट है कैरोलाइन एज, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम 1625 टू 1649। सो किंग जेम्स के बाद, उनकी डेथ के बाद कौन बने राजा, चार्ल्स फर्स्ट। ठीक, इसी के नाम पे कैरोलाइन एज आई है। ही बिकेम किंग इन 1625। और ये जो पीरियड था, ये सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध का पीरियड था। जो राजा थे, कुछ चेंजेस हम जेम्स फर्स्ट के टाइम से ही देखते हैं कि पार्लियामेंट और जेम्स फर्स्ट के बीच में ज़्यादा नहीं बन रही थी, लेकिन धीरे धीरे चार्ल्स फर्स्ट के आने तक तो ये टाइम ऐसा हो गया था कि पार्लियामेंट और राजा के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। तो पार्लियामेंट जो थी वो एक तरीके से राजा के खिलाफ हो गई थी। सो the supporters of kings were called cavaliers and supporters of parliament were called roundheads। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का टाइम आ गया था, सिविल वॉर का टाइम आ गया था कि राजा को पार्लियामेंट बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। और क्या हुआ इस पीरियड में, राइज ऑफ प्यूरिटैनिज्म, जो ज़्यादातर ये खास तौर से जो ये पार्लियामेंट्स में जो लोग थे वो प्यूरिटन्स भी थे। और ये प्यूरिटैनिज्म क्या था, ये एक प्रोटेस्ट थी टू प्यूरिफाई चर्च ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम इट्स कैथोलिक प्रैक्टिसेस। हमने रिफॉर्मेशन के टाइम पे, जो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे, रिफॉर्मेशन के टाइम पर देखा था, उससे पहले ही ये चीज़ हो गई थी कि उस दौरान क्या हो गया था कि जो कैथोलिक चर्च है उससे ब्रेक अवे हो गया था चर्च ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का चर्च का अब हेड कौन हो गया था, राजा हो गया था। और कैथोलिक, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि कैथोलिक ख़त्म हो गए थे इंग्लैंड में, मतलब क्रिश्चियनिटी के दो मेजर डिविजन्स हो गए थे। एक तरफ थे रोमन कैथोलिक्स और दूसरी तरफ थे जो प्रोटेस्टेंट्स थे। तो दोनों ही तरह के लोग, भाई कैथोलिक्स भी इंग्लैंड में थे और प्रोटेस्टेंट भी थे। सो इनके बीच में हमेशा ही क्या रही, कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन रही। कैरोलाइन एज तक, चार्ल्स फर्स्ट की एज तक क्या हुआ, फिर से कैथोलिक की जो प्रैक्टिसेस थी, कैथोलिक जो भी तौर तरीके थे, वो फिर से चर्च में होने लगे। तो उनको दूर करने के लिए, चर्च ऑफ इंग्लैंड को फिर से प्यूरिफाई करने के लिए प्यूरिटेनिज्म एक मूवमेंट हुआ, जो कि फिर से एक रिफॉर्मेशन ही हम कह सकते हैं, फिर से हुआ कि भाई कैथोलिक प्रैक्टिसेस हटाई जाएं। और इनका मानना था कि जो प्लेजर है, जो आनंद है, मतलब कि हम ये ड्रामा और ये सारी चीज़ें क्यों देखता है इंसान, अपना इंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट और ये प्लेजर, ये सब गलत है। ये थोड़े कट्टरवादी टाइप आप कह सकते हैं।
और ये राइचसनेस, पर्सनल राइचसनेस पे फोकस करते थे कि हमें क्या होना चाहिए, पर्सनली बहुत ही पवित्र, धार्मिक इस तरह का होना चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए और गलत चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और कैथोलिक की जितनी गलत प्रैक्टिस अगर उन्हें जो लगती थी वो उनको वो हटनी चाहिए। तो ये प्यूरिटेनिज्म की यहाँ पे हम देख सकते हैं राइज हुआ, और ज़्यादातर पार्लियामेंट के जो लोग थे वो प्यूरिटन ही थे। तो इन लोग का असर इतना ज़्यादा हुआ, इनकी इनकी जो थॉट्स थे, इनकी जो फिलॉसफी थी कि भाई पवित्र जीवन जियो, होलीनेस, राइचसनेस, और ये सारे प्लेस वगैरह सब लोगों को बिगाड़ते हैं एक तरीके से। तो इनके इसके इन्फ्लुएंस में आकर 1652 में थिएटर्स को बंद कर दिया गया। इन्होंने कहा, प्यूरिटन्स ने, सारे थिएटर्स बंद करें। और राजा के इतने खिलाफ हो गए थे कि चार्ल्स फर्स्ट को इन्होंने एग्जीक्यूट करा दिया, मतलब मरवा दिया 1649 में। सो चार्ल्स फर्स्ट को जब मराया तो उनको एग्जीक्यूट कराया गया। तो इनके बेटे थे चार्ल्स सेकंड, वो कहाँ चले गए, वो भाग गए, क्योंकि उनको डर था कोई उनको भी मरवाया जा सकता, तो वो फ्रांस चले जाते हैं। सो कैरोलाइन एज इसीलिए कब से कब तक है, 1625 से लेके 1649 तक। 1625 में चार्ल्स फर्स्ट राजा बने और 1649 में इनको एग्जीक्यूट करा दिया गया। किसने कराया, पार्लियामेंटेरियंस जो थे, जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने इनको मरवा दिया, मार दिया। और ये पीरियड प्यूरिटेनिज्म का भी था जो राइज हुआ, मतलब यहाँ से शुरुआत हो गई प्यूरिटेनिज्म की। अब बात करते हैं तो लिटरेचर में क्या क्या हुआ, लिटरेरी फीचर्स में। डिक्लाइन ऑफ ड्रामा सिंस थिएटर्स वर क्लोज्ड इन 1642। भाई जब थिएटर्स ही बंद हो जाएंगे तो ड्रामा तो डिक्लाइन होना ही है। तो ड्रामा अब कौन क्यों लिखेगा और क्यों पर कहाँ परफॉर्म होंगे, बिकॉज थिएटर्स वर क्लोज्ड। और पोइट्री में यहाँ पे 3 तरह की पोइट्री हम देखते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री है वो जैकोबियन एज में भी कंटिन्यू रहेगी और कैरोलाइन में भी। प्यूरिटन पोइट्री मतलब जो रिलीजियस पोइट्री है, जिसमें इस तरह का मैसेज कि भाई हमें बहुत ही राइचसनेस को फॉलो करना है, और रिलीजियस पोइट्री ये लिखी गई। और एक ग्रुप ऑफ पोएट्स थे जो कि कैवेलियर पोएट्स कहलाते हैं। जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो राजा के सपोर्टर्स थे दे वर कॉल्ड कैवेलियर्स। सो एक ग्रुप ऑफ पोएट्स था जिन्हें कैवेलियर पोएट्स कहा जाता है। दीज वर द सपोर्टर्स ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। ये कौन पोएट्स थे, थॉमस कैरियो, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हेरिक एंड जॉन सकलिंग। देयर पोएट्री शोज लाइफ एंड कल्चर ऑफ अपर क्लास। ऑब्वियसली ये राजा के सपोर्टर्स थे, ये खुद सब लोग अपर क्लास से बिलोंग करते थे। इनकी पोइट्री भी कैसी लाइफ को शो करती थी, अपर क्लास को। और इनकी पोइट्री जो थी वो कैसी होती थी, पोएम्स, द पोएट्स वर शॉर्ट इन, ओके सॉरी यहाँ पे पोएट्स हो गया, द पोएम्स वर शॉर्ट इन डायरेक्ट लैंग्वेज। ये पोएट्स की जगह पोएम्स आएगा, ठीक है। सो जो पोएम्स थी वो कैसी थी, इनकी शॉर्ट्स थी, शॉर्ट छोटी पोएम्स थी और काफ़ी सीधी डायरेक्ट लैंग्वेज में थी और एंटरटेनमेंट के लिए लिखी गई थी। तो एक हम देख रहे हैं, एक तरफ एक ग्रुप ऑफ पोएट्स आपने पढ़ा, मेटाफिजिकल पोएट्स। दूसरा एक और ग्रुप आप यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज कैवेलियर पोएट्स आ जाते हैं। सो ये दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कैरोलाइन एज। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम कॉमनवेल्थ पीरियड, जिसे एज ऑफ मिल्टन या प्यूरिटन इंटररेग्नम भी कहा जाता है। देखिए मैं ये वीडियो में 3 एजेस कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा फास्ट इसको कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसका भी एक और एज बची है, रेस्टोरेशन एज, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। सो ये लास्ट जो एज हम इसमें अभी इस वीडियो में देख रहे हैं वो कॉमनवेल्थ पीरियड है, जो 1649 टू 1660 रहा। This period extends from 1649, that is execution of Charles I, to the restoration in 1660। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि चार्ल्स फर्स्ट को इन लोग ने मरवा दिया, ये पार्लियामेंट्स ने, जो पार्लियामेंट के जितने पार्लियामेंटेरियंस थे। और 1660 तक ये पीरियड रहा, जब तक रेस्टोरेशन हुआ। जब रेस्टोरेशन हुआ मतलब जब इनके बेटे चार्ल्स टू वापस आए, तो उसको हम अलग से देखेंगे उस एज को अभी। और चार्ल्स टू अभी कहाँ चले गए थे, फ्रांस चले गए थे। तो कौन यहाँ पे रूल कर रहा था, पार्लियामेंट। ये पीरियड क्या था, कॉमनवेल्थ पीरियड, जिसमें पार्लियामेंट रूल कर रही थी अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिवर क्रोमवेल, जो इनका प्यूरिटन लीडर था। जैसा अभी मैंने बताया कि ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियंस क्या थे, प्यूरिटन्स थे।
और इन्हीं का जो एक लीडर था ओलिवर क्रॉमवेल, उनके मतलब लीडरशिप में ये पीरियड रहा है, जिसे हम कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं। मतलब कोई राजा नहीं है इस समय, ठीक। मतलब जो मोनार्की है, जो राजा वाला रूल है वो नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट के हिसाब से देश चल रहा है और उनके लीडर ओलिवर क्रॉमवेल होते हैं। सो इस पीरियड में क्या हुआ, अगेन डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, क्योंकि अब तो पूरा प्यूरिटन्स के अंडर आ गया, और प्यूरिटन्स तो ड्रामा और ये एंटरटेनमेंट इन सब के खिलाफ थे, ठीक। तो ये लोग क्या प्यूरिटन्स क्या मानते थे, राइचसनेस, पवित्रता, चर्च को प्यूरिफाई करना है, जो बुरी बातें मतलब हमें बहुत ही सेल्फ राइचसनेस में जीना है, मतलब कि धार्मिक होके और रिलीजन को फॉलो करते हुए, और कैथोलिक की जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको नहीं होने देना है चर्च में। तो ये काफ़ी मतलब एक तरीके से एज थी जहाँ पे सरमन्स दिए जा रहे थे। सरमन क्या होते हैं, जो प्रवचन वगैरह दिए जाते हैं, जिसे इसे गोल्डन एज ऑफ सरमन भी कहा जाता है, चाहे राइटिंग में हो चाहे प्रीचिंग में हो। जैसे चर्चेज में पुलपिट्स से क्या करा जा रहा है, प्रवचन दिए जाते थे लोगों को, अच्छी शिक्षा कि भाई बाइबल के अकॉर्डिंग ऐसे जिए ऐसे जिए, ज़्यादा एंटरटेनमेंट इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। थिएटर्स वगैरह बंद ही हो चुके थे। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में आपका फेसबुक, व्हाट्सएप और मूवीज़ का आना सब बैन कर रहा है, यूट्यूब वगैरह की ये सारी चीज़ें लोगों को बिगाड़ रही हैं। बंद कर देना चाहिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और केवल प्रवचन सुनने चाहिए, कि जगह जगह बस आपको प्रवचन, चाहे बुक्स के फॉर्म में आए, चाहे आपको कोई कॉन्फ्रेंसेस कराई जाए, जहाँ पे आपको केवल धर्म की शिक्षा दी जाए, कैसे जीना है, कैसे चलना है। तो उस टाइप का एक पीरियड हो गया था कि बहुत ही रिलीजन को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, और साथ ही साथ फिर फिलोसफिकल वर्क्स भी इस टाइम पर लिखे गए हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया, गोल्डन एज ऑफ सरमन। तो ड्रामा तो पूरी तरह डिक्लाइन हो गया, क्योंकि थिएटर्स ही बंद थे। सो इस एज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट आपको पढ़ने हैं, ही इज़ जॉन मिल्टन, ठीक। जॉन मिल्टन है, इसीलिए इनके नाम पे भी इस पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ मिल्टन। अगर किसी एज को किसी राइटर के नाम पे दिया गया है, दैट मीन्स ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट ऑफ दैट पीरियड। तो इस एज को, कॉमनवेल्थ पीरियड को, आप कई सारी बुक्स में इस बीच की जो पीरियड है इसको क्या पढ़ेंगे, एज ऑफ मिल्टन। मिल्टन जो थे वो भी एक प्यूरिटन ही थे, लेकिन ये उस तरह से बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं थे। इनकी हम वर्क्स में दोनों चीज़ें देख सकते हैं, रेनेसेंस की स्पिरिट और प्यूरिटनिज्म दोनों। पोइट्री इनकी इन्होंने पैम्पलेट्स लिखे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने पोइट्री लिखी है। जो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम आपको पढ़नी है वो है पैराडाइज लॉस्ट, जिसको मैंने नोट्स में पूरा मेंशन किया है, विच इज़ एन एपिक। एपिक का मतलब क्या होता है, महाकाव्य। सो ये पोएम आई थी इनकी 1667 में, ठीक। 10 बुक्स में, और फिर 1674 में 12 बुक्स में। इट्स एन एपिक, जो मैंने बताया महाकाव्य, एक बहुत बड़ी पोएम है। और इसकी जो थीम थी वो है फॉल ऑफ मैनकाइंड, जो बिब्लिकल स्टोरी है, बाइबल की कहानी है कि गॉड ने एडम और ईव को बनाया। जो पहले मतलब मेल और फीमेल कहते हैं, महिला या पुरुष, जो पहले उन्हें कहा जाता है बाइबल के अकॉर्डिंग एडम एंड ईव। और उनको गॉड ने बना के कहा था कि तुम, एक पेड़ था उसको कहा था फॉरबिडन ट्री कहा जाता है, कि तुम, इन्हें गार्डन में रखा गया था, जिसे ईडन गार्डन का नाम से वो गार्डन था। और गॉड ने इनसे कहा था कि इस पेड़ के फल को मत खाना, बाकी सब कुछ तुम्हारा है। बट ये गलती करते हैं और उस पेड़ के फल को खा लेते हैं। तो ये इनका क्या हुआ, फॉल है, कि कैसे गॉड की बात ना मान के इनकी लाइफ में सिन आ जाता है, पाप आ जाता है। ये तो है कहानी, बट इससे पहले की कहानी कि गॉड ने ह्यूमन बीइंग को क्यों बनाया, तो वो स्वर्ग से रिलेट करते हैं कि स्वर्ग में पहले से एंजल्स थे, और उन एंजल्स में से एक एंजल था जिसने क्या करा, गॉड से रिवोल्ट किया, उनसे लड़ाई करी, और उसने सोचा कि मैं ही गॉड क्यों ना हो जाऊं। तो वो एंजल और उसके जितने साथी थे जिन्होंने गॉड के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, उनको गॉड हेवन से निकाल देते हैं और उनको हेल में भेज देते हैं, हेल में डाल देते हैं, नर्क में, जिसको जो एंजल है उसे सेटन कहा गया है, शैतान कहा गया है। तो कैसे फिर वो सेटन जो है वो ही इन एडम और ईव को एक तरीके से स्नेक के रूप में आके इनको कहता है कि ईव को कहता है कि तुम ये फल खा लो
और एक तरीके से बदला लेता है कि मतलब कि गॉड ने जो ये न्यू ह्यूमन बीइंग्स बनाए हैं इनको भी मैं क्या कर दूं कि ये भी आज्ञा नहीं मानेंगे, मतलब ये भी गॉड को ओबे नहीं करें। तो ये जो सैटर्न की और गॉड की लड़ाई है और किस तरह से ह्यूमन बीइंग का फॉल हुआ, ये इसी पे बेस्ड, पूरा बाइबल की स्टोरी पे बेस्ड ये पोएट्री है, पोएम है, विच इज़ एन एपिक एपिक पोएम है, बहुत बड़ी पोएम है। ठीक। सो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम बात करें मिल्टन की एज अ पोएट, तो इनकी पोएट्री में हमें दोनों ही फीचर्स, ऐसा नहीं कि प्यूरिटन है तो बहुत कट्टरवाद वाले प्यूरिटन नहीं थे, रेनेसांस स्पिरिट भी दिखती है, क्योंकि एपिक भी क्या है, क्लासिकल फॉर्म ऑफ पोएट्री है। ठीक है, पहले से ग्रीक उसमें लिखी जाती थी, रोमन और ग्रीक लैंग्वेज में एपिक्स थी, तो मिल्टन ने भी उन्हीं को सीखा, उनसे सीखा कि मतलब उनको जो क्लासिकल एपिक्स थी उसी की तरह इनको लिखा है। ठीक, उसके फीचर्स इसमें दिखाई देते हैं कि जैसे क्लासिकल एपिक्स लिखी जाती थी वैसे ही पैराडाइज लॉस्ट भी लिखी गई है। सो मिल्टन एज अ पोएट का क्वेश्चन आंसर जो है मैंने आपको, और पैराडाइज लॉस्ट के नोट्स आपको मैंने ऑलरेडी नोट्स में भेजे हुए हैं, इसको आप ज़रूर देख लें। ठीक है, सो हियर वी कंप्लीट 3 पीरियड्स, दैट इज जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज एंड कॉमनवेल्थ एज या कॉमनवेल्थ पीरियड। अब इसकी इसी यूनिट 2 का सेकेंड पार्ट है रेस्टोरेशन पीरियड, फॉर विच आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो।